के बल पर बाबर ने उत्तर भारत का काफी हिस्सा जीत लिया था, लेकिन उसका बेटा हुमायूं अपने बाप की तरह सिपाही नहीं था और बाबर की मौत के 10 साल बाद 1540 में शेर खान नाम के अफगान सरदार ने उसे हराकर हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ दिया और शेर शाह सूरी के नाम से शासन संभाला। वो आला दर्जे का प्रशासक था और जंगों के बीच में भी उसे नई मालगुजारी प्रणाली लागू करने का समय मिला, लेकिन 5 साल में ही शेरशाह की मौत हुई और हुमायूं अफरा तफरी का फायदा उठाकर ईरान से फौज लेकर 1556 में हिंदुस्तान आया। 16 साल बाद अब वो फिर से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, मगर 6 महीने बाद ही वो एक जीने से गिरकर मर गया। जब हुमायूं राजपुताना के रेगिस्तान में शेरशाह से छिपता फिर रहा था, तब उसकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया। हुमायूं के बाद ये बेटा बादशाह अकबर कहलाया। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। बैरम खां उसका सरपरस्त और निगरान था, मगर 4 ही बरस में अकबर इस सरपरस्ती और दूसरों के इशारों पर चलने से ऊब गया और उसने अपने शासन की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। आइए जनाब। ये ज्वार क्या भाव है? 10 दमड़ी। पर आप चावल लीजिए, बड़े अच्छे हैं, खुशबूदार। ये बाजरा? 15 दमड़ी मन। और गेहूं? 20 दमड़ी मन। और घी भैया? ये क्या लगा रखा है? आपको लेना क्या क्या है? भाई बढ़िया हो सकता है, वो भी ले, वो भी ले, ये भी ले। हाँ घी 125 दमड़ी। और ये गुड़ खा 65 दमड़ी। कीमतें कुछ ज्यादा नहीं है? 20 से 30% ज्यादा। क्या कह रहे हैं जनाब? आप भले मानस दिखे हैं, इसके लिए वाजिब दाम बताएं। इसका क्या मतलब कि कीमतें बढ़ गई हैं? भाई बढ़िया, तुम मानो या ना मानो, कीमतें तो ज्यादा है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि आपको लेना कितना कितना है? सब कुछ लेना है, आधा आधा मन। आधा आधा मन? तब तो कीमतें कम नहीं होगी। आधा आधा मन? इसीलिए तो कह रहा हूं कीमतें ज्यादा हैं। अरे पूरा बाजार छान मारो, कहीं कम दाम में मिल जाए तो मुफ्त में ले जाना। क्या पूरा बाजार चढ़ा हुआ है? ये क्या है भाई? अगर आपको नहीं लेना तो आप आगे बढ़ो। अब हाथ जोड़ता हूं, आगे जाओ। जाओ। आप हमसे चाहते क्या हैं? अब आप जनाब इन श्रीमान को देखें, एक तो हमसे कर्ज लिया, ऊपर से वापस देने का नाम ही नहीं लेते। तो के बाद क्या कहा? वापस लेने का नाम नहीं लेंगे? एक तो मनमानी पर कर्ज लिया हुआ है। श्रीमान ब्याज की दर सबके लिए बराबर है, आप कोई अलग नहीं है। हम अलग नहीं है? जानते हैं हम कौन है? अगर ये रईस है, ये तो उलग मिर्जा है, आपके भाई के बेटे आदम खान का साथी। बदमाशों का सरपरस्त। हुजूर मेरी बात माने तो यहाँ से खिसक चले, नहीं वरना कोई पहचान लेगा। हुजूर जरा ठहरते हैं। अरे भैया, ये भी कोई बात होती है? उनकी जो बात कहे सब ठीक, हमारी सही बात भी गलत।
हद होती है। वाह रे न्याय। तो उन लोगों से क्या चाहिए? न्याय परदेशियों से? कैसे परदेसी भाई? अरे दद्दा बिस्तुरा को जाते हुए नहीं देखा? बादशाह के दरबार में ऐसे ही लोग तो भरे पड़े हुए। ईरानी तुरानियों का मेला हो ही गया है दरबार। अगर कोई नाइंसाफी होती है तो बादशाह हुजूर से शिकायत क्यों नहीं अरे करते? दद्दा आप क्या बोल रहे हैं? वो हमारा बादशाह नहीं, वो तो सगरे मुगल परदेसी हो। अरे बहुत सियाने हो रहे हो दद्दा। वो 30 साल से यहाँ है और 30 साल के बाद भी वो परदेसी रहेंगे। अरे भैया आप जो बात भी कहो, पर हम ही बात नहीं माने। वो तो बाहर से आया, वो तो परदेसी है ना। हिंदुस्तानियों के बीच में उनकी कोई जगह नहीं। अरे कहाँ कहाँ? वही जिसके साथ अब अरे 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 सुबह ही सुबह से चढ़ा रखे का रे। अरे बेवकूफ, जिसको उसको बादशाही बोल देते हो। सुना आपने? बादशाह कल भेष बदल के बाजार के मुआयने पे निकले थे। ये बात खतरे से खाली नहीं है। ये बात हमें उन्हें समझाना चाहिए। श्रीमान जी, एक माने में यह अच्छा ही हुआ। जिस बात की शिकायत मैं बरसों से कर रहा था, उन्होंने उसकी सच्चाई देख ली। जब खुद खरीदारी पे निकले तब पता चला कि कीमतें जमीन छोड़ आसमान पे निकल चुकी हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है टोडरमल जी। इस वजह से बादशाह महसूल के कायदे में शायद ही कोई तब्दीली करें। जनाब, आप वजीर आजम हैं, आप उन्हें मशवरा दे सकते हैं। जरा मेरी बात तो गौर से सुने। कहिए। अफगान शेरशाह के जमाने से देश के किसान फसल का तीसरा हिस्सा लगान में देते रहे हैं। पर अब हम उनसे अनाज के बदले नकद रकम मांग रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? गलत तब नहीं होता जब हम उनसे अनाज की सही कीमत मांगते या उनके अनाज की वो कीमत लगाते जो गांव की मंडी में चल रही है। हम जो कीमत लगा रहे हैं वो दिल्ली बाजार के हिसाब से है। इसलिए 1/3 अनाज के बदले किसान जो रकम जमा कर रहा है वो बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि किसानों में असंतोष बढ़ता आ रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से लगान वसूली के मौजूदा कायदे को ठीक करके बादशाह हुजूर के सामने पेश करना चाहिए। जी बिल्कुल। जनाब आदम खान, कहिए क्या बात है? कोई खास बात? इस इंसान में जरा भी तमीज नहीं है। हम देख रहे हैं कि ये लगातार हमारी बेइज्जती किए जा रहा है। आदम खान, जरा तमीज से बात कीजिए। बेशक आप बादशाह अकबर की दाई के बेटे हैं, मगर इससे आपको ये हक नहीं मिल जाता कि आप बिना इजाजत यहाँ पे आए और हमारे काम में रुकावट डालें। आप इस बात को भूल रहे हैं कि बादशाह अकबर ने मुझे वजीर आजम का ओहदा दिया है, समझे आदम खान, बादशाह की तरफ जाने की गुस्ताखी ना करे। आदम खान, सिपाहियों! दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हुजूर, हुजूर! कौन है? क्या बात है नियामत? बादशाह क्या कहूं, उन्होंने हरम में दाखिल होने की जरूरत की है। किसने? आदम खान ने हुजूर। उन्होंने वजीर आजम का कत्ल कर दिया है दरबार आम में। क्या कह रहे हो? हाँ हुजूर, उनकी लाश बाहर चबूते में पड़ी है। हमारे यार में कोई और है? हाँ हुजूर, राजा टोडरमल, मुनीम खान और टोडरमल से कहो कि सिपाहियों को लेकर हरम की हिफाजत करें। मैं आदम खान को देखता हूं। जी हुजूर। दरवाजा खोलो। आदम खान, तलवार डाल दो। डाल दो तलवार। अब बताओ, तुमने वजीर आजम का कत्ल क्यों किया?
क्योंकि आपने मुझे वजीर आजम बनाने के बजाय उस कमबख्त को वजीर आजम का ओहदा दिया था। बदमाश, तुमने हमेशा हुक्मदुली की। हमने कहा था कि हारे हुए लोगों को गुलाम ना बनाया जाए, उनको इस्लाम कबूल करने पर मजबूर ना किया जाए, पर तुमने हमेशा उन पर ज्यादतियां की। बताओ, तुम्हारी ये हरकतें गैर कानूनी थी कि नहीं? हम पर कोई कानून आयद नहीं होता। हम कोई मामूली दरबारी नहीं है। हम आखिर भाई है, आपके भाई। भाई नहीं, तुम कमीने, नीच और गुस्ताख इंसान हो। हमारी वालिदा ने आपकी परवरिश की है, आपको दूध पिलाया है उन्होंने, उनके बगैर वजूद ही क्या था आपका? बैरम खान के हाथों की कठपुतली थे आप। हमने आपको तख्त पर बिठाया, आपके बादशाह की हिफाजत की है हमने, और अब आप हमको ही आंखें दिखाने लगे। वो बातें कब की खत्म हुई? अब मैं तुम लोगों की गिरफ्त से बाहर हूं, समझे? गलत फहमी है आपको। आप हमारी गिरफ्त से कभी भी गिरफ्तार कर लो इसे, ले जाओ इसे। नहीं मानता, नहीं। और जंजीरें बांध कर किले की दीवार के नीचे फेंक दो। हुजूर, अगर जिंदा बच जाए तो दोबारा फेंक दो इसे। बैरम खां बादशाह अकबर के हक की हिफाजत करने वाला भला इंसान था, मगर उसका कत्ल कर दिया गया। बादशाह की दाई महम अनग और उसके बेटे आदम खान ने अपने हिसाब से ही अकबर बादशाह को चलाना शुरू किया। मैं अच्छी तरह जानता था कि पूरी आजादी से हुकूमत चलाने की ख्वाहिश रखने वाले नौजवान बादशाह अकबर एक ना एक दिन जरूर अपनी दाई और उसके बेटे की गिरफ्त से बाहर आ जाएंगे, मगर यह उम्मीद मुझे नहीं थी कि यह सब इतनी जल्दी होगा और इतने भयानक ढंग से। हुकूमत चलाने और अवाम को समझने की जितनी गहरी नजर अकबर बादशाह के पास थी, उतनी तो हमारे पुराने मालिक शेरशाह सूरी के पास भी नहीं थी। बादशाह अकबर की हमेशा यही कोशिश रहती कि वो ऐसे हुक्मरान बने जिसे देश का हर छोटा बड़ा अपना माने। महारानी जोधाबाई के साथ विवाह करके उन्होंने हम सबको अचंभे में डाल दिया। फिर हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला जजिया कर माफ कर दिया। मुफ्तियों और उलेमा ने इसका सख्त विरोध किया। हुकूमत की नजर से मुझे भी ऐसा लगा था कि जजिया खत्म कर देने से सल्तनत की आमदनी पर भारी असर पड़ेगा, मगर बादशाह के इस कदम से हिंदुओं का विश्वास उन पर और बढ़ गया। लड़ाई में हारे हुए लोगों को गुलाम न बनाया जाए, इस्लाम कबूल करने के लिए उन्हें मजबूर न किया जाए, तरक्की पसंद ख्यालों को बढ़ावा दिया जाए,
मुझे पूरा विश्वास था इन सब बातों के लिए उन्हें उलेमा से जूझना पड़ेगा, मगर अकबर बादशाह को यह मालूम था कि उलेमा से कब सख्ती से पेश आना चाहिए और कब उनकी कदर करनी चाहिए। शेख मखदूम उल मुल्क ये घटना आगरा में हुई, सरे बाजार हुई, और आप ये तो मुझे भी मालूम है, मगर यह हादसा किस हादसे की बात कर रहे हैं मोहतरम? हुजूर, मैं पिछले दिनों आगरा के बाजार में हुए झगड़े की बातचीत कर रहा हूं। वो झगड़ा शेख मखदूम उल मुल्क के लोगों ने भड़काया था। सरासर झूठ है ये। दंगे के जिम्मेवार मीर हफ्स थे, उन्हें अपना सिला मिल गया है। जांच से पता चला है हुजूर कि मीर हफ्स खुद को काजी समझते थे, पर सरे बाजार न जाने क्यों शेख मखदूम उल मुल्क के लोगों ने उनका कत्ल कर दिया, और फिर तो खून की होली छिड़ गई। हुजूर, वो अपने आप को काजी समझता था, दरअसल वो था एक मुनसिर, एक मेहदवी। राजा बीरबल शायद हमारी बात नहीं समझ सकेंगे, मगर आप यकीनन समझेंगे। वो मुसलमानों को भड़काता था, इसलिए हमारे आदमियों ने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया, और यही फसाद का कारण बना। हां हुजूर, ये मेहदवी बेहद खतरनाक होते हैं और सच्चे मुसलमानों के भेष में छिपे रहते हैं। हमने एक और देहरिये को बेनकाब किया है जो इज्जतदार मुदर्रिस माने जाते हैं और नौजवानों के दिमाग में जहर घोलते रहते हैं। उनका नाम है शेख मुबारक, और हमारी अर्ज है कि उसे उलेमाओं के सामने हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। नहीं 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 नहीं, शेख मुबारक को दहरिया कहना उनका अपमान है। वो तो एक रोशन दिमाग आलिम है। हमारा भी यही ख्याल है। ऐसे बुजुर्ग के लिए ऐसी दुश्मनी भरी बातें करना ठीक नहीं। हुजूर, वो शरिया की मुखालफत करता है और फिर खुद को शरिया का सच्चा हिमायती भी मानता है। हमें उससे सवाल जवाब करने और उसके झूठे यकीनों की असलियत जाहिर करने का पूरा हक है। हम मजहब के सरपरस्त हैं, हमसे यह हक कोई नहीं छीन सकता। आपसे आपका कोई हक नहीं छीन रहा जनाब। सल्तनत के हर छोटे बड़े मजहबी मामले में आपके मशवरे लिए बगैर हम एक कदम भी नहीं उठाते। माफ करना हुजूर, हमारा ख्याल ऐसा नहीं है, वरना आप जजिया खत्म करने के मुतालिक हमसे मशवरा जरूर करते। देखिए, वो सियासी मामला है। शेख मुबारक का बर्ताव मजहबी है, उसका फैसला करने का हक आपको है। तो हुजूर, उसे फौरन गिरफ्तार करके हमारे आगे पेश करने का हुक्म जारी करें। जैसा आप चाहें। हुजूर, क्या इस दुनिया का अंत आ गया है कि खपते लोग चैन से जिए और भले इंसान दुख सहने के लिए मजबूर किए जाए? क्या यही आपके दरबार का न्याय है? बीरबल, हम सियासत से जुड़े हुए आदमी हैं। मजहबी मामलों में दखल अंदाजी करना हमारे लिए ठीक नहीं। उलेमा की राय है कि शेख मुबारक काफिर हैं, इसलिए उन्हें सजाए मौत दी जाए। हम कर भी क्या सकते हैं? आप शेख मुबारक को बुलाएं और उलेमा के साथ उनकी